बात 1993 की है। एक बार उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इंस्पेक्टर एसएस लोर यानी कि सुरेंद्र सिंह लोर से कहा कि कानपुर के जो आईजी साहब हैं तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करते हैं, क्या तुम वाकई इतना अच्छा काम करते हो। तो जैसे ही बात ये डीजीपी साहब ने इंस्पेक्टर एसएस लोर से कही तो एसएस लोर हंसने लगे। हंसते हुए कहा कि साहब ये बात मत पूछो कि वो तारीफ़ क्यों करते हैं, मैं ये बात नहीं बता सकता। बात ही कुछ ऐसी दिलचस्प, ऐसी मज़ेदार, ऐसी चटपटी थी कि डीजीपी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे बताना है, जब तक तुम नहीं बताओगे तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब एसएस लोर साहब की मजबूरी बन गई। जब उन्होंने ये बात उनको बताई तो डीजीपी साहब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बात किसी से मत बताना। हालांकि ये बात किसी अखबार में नहीं आई, लेकिन ये बात जब धीरे धीरे पुलिस महकमे में आग की तरह फैली तो हर कोई इस बात को सुनकर हंसने लगता था। बात ही कुछ ऐसी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर, और ये कानपुर का एक जूही थाना है। एसएस लोर यानी कि सुरेंद्र सिंह लोर इंस्पेक्टर के रूप में वहाँ पर उनकी तैनाती होती है। और आसपास के लोग आए दिन आकर एक ही शिकायत करते थे कि साहब ये मंडी है ना, मंडी में एक व्यक्ति का बड़ा प्रभाव चलता है और वो वसूली करता है। उसे वसूली ना दो तो वो व्यक्ति किसी को भी मंडी के अंदर काम नहीं करने देता। इस बात को लेकर एसएस लोर थोड़ा परेशान थे और वो इस समस्या का हल ढूंढने में लग जाते हैं कि आखिरकार इस समस्या का हल कैसे होगा। एक दिन वो एक ऐसा वेश बदलते हैं, कुर्ता पहनते हैं, नीचे धोती पहनते हैं, सिर पर टोपी लगाते हैं, गले में एक ताबीज़ बांध लेते हैं और अपने कुछ पुलिस वालों से कहते हैं कि तुम्हें सादा वर्दी में मेरे आसपास रहना है, इर्द गिर्द रहना है, यानी कि दूर नहीं रहना है। कभी कुछ हादसा हो जाए या हमला हो जाए, कुछ बात हो जाए तो कम से कम आप मेरी जान तो बचा लोगे। कुछ वर्दीधारियों को उन्होंने बहुत दूर फासले से खड़ा कर दिया था। उन्हें भी अलर्ट कर दिया था कि अगर कोई बात होती है, कुछ भी ऐसी अनहोनी घटना होती है तो तुरंत आप दौड़कर मौके पर आ जाना। जिस व्यक्ति पर आरोप था कि वसूली करता है, जिस व्यक्ति पर आरोप था कि वो दबंग है, जिस व्यक्ति पर आरोप था कि वो कानपुर आईजी का बहुत खास आदमी है, उसी व्यक्ति के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं भाईजान अस्सलाम वालेकुम। उधर से आता है वालेकुम अस्सलाम। एसएस लोर अपना वेश बदल के, यानी कि अब इंस्पेक्टर के वेश में नहीं थे बल्कि एक मुस्लिम और एक किसान के वेश में थे। वो कुछ काम करना चाहते थे। जाकर बोलते हैं कि भाईजान मैं यहाँ कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या काम करना चाहते हो, क्या है तुम्हारा क्या मर्जी है, मतलब क्या काम करोगे। तो एसएस लोर कहते हैं कि साहब मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी तो है नहीं भाई साहब, इसलिए अगर आप चाहो तो आप बता दीजिए मैं क्या काम कर लूँ। तो बोले इस टाइम बेल पत्थरों का सीज़न चल रहा है, आप एक काम करो, बेल पत्थर का काम कर लो और इससे इनकम भी ठीक ठाक होगी, तो तुम्हारे लिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएस लोर की बात समझ में आ जाती है तो इसके बदले में कहते हैं कि साहब मुझे क्या देना पड़ेगा। बात 1993 की थी तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा नहीं, आपको 20 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा। बोले साहब ये 20 रुपये किस बात के हैं। बोले यहाँ पर इस तरह की वसूली होती है, ऐसा कोई दुकानदार नहीं, ऐसा कोई आड़ती नहीं, ऐसा कोई फल विक्रेता नहीं जो मुझे प्रतिदिन की वसूली नहीं देता है। इतना कहना था कि एसएस लोर ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ना ही था कि जितने भी उनके पुलिस वाले सादा वर्दी में इधर उधर लगे हुए थे वो दौड़ के आते हैं, यानी कि उन्हें इशारा मिल चुका था कि अब इस व्यक्ति को पकड़ना है। जैसे ही टीम सादा वर्दी वाली आती है तो सादा वर्दी वाली टीम को दौड़ते हुए देखते हुए वर्दी वाली टीम भी मौके पर आ जाती है। अब इतना करना था कि उस आदमी के हाथ में हथकड़ी डालते हैं और उस भरी मंडी से उसको अपने साथ पैदल लेके चलते हैं। वो व्यक्ति बड़ा दबंग प्रवृत्ति का था, वो व्यक्ति बहुत ही ताकतवर आदमी था। यही कारण तो था कि वो अकेला आदमी मंडी में सबसे कुछ ना कुछ वसूली करता था। और ये बताया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी ये कानपुर की हुआ करती थी। अब है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन उन दोनों इसका यही नाम था कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी कोई है तो वो कानपुर की मंडी है। हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है, उसको पैदल ही जूही थाने की तरफ ले जाते हैं। इससे पहले कि वो थाने पहुँचते आईजी साहब का फ़ोन पहुँच जाता है। अरे लोर साहब आप किसको पकड़ के लेके आए हैं, आपको पता है। कहा है साहब बिल्कुल पता है, किसको लेके आया हूँ। अरे ये बहुत हमारे ख़ास आदमी हैं भाई, इनको छोड़ दीजिए। तो लोर साहब कहते हैं कि साहब आपके ख़ास आदमी हैं, लेकिन ये तो सार्वजनिक तौर पर वहाँ खुले मंच पर बहुत सारे लोगों के सामने कह रहे थे कि मैं आईजी साहब का बहुत ख़ास आदमी हूँ, और आईजी साहब की अभी जो बेटी की शादी हुई थी तो उसमें मैंने फल और सब्जी वगैरह ये बहुत सारे सामान भिजवाए थे। आईजी साहब कहते हैं अच्छा इसने ये काम किया है, ठीक है, इसको आप गिरफ्तार तो करके ले आए हैं, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इसको जेल भेज दो। ऐसा ही होता है। आईजी साहब को हालांकि पता था कि इंस्पेक्टर लोर ने एक चाल चली थी और उस चाल में वो कामयाब हो जाते हैं, और आईजी साहब का जो व्यक्ति है, वो आदमी है, वो कहीं ना कहीं फंस जाता है और उसको जेल जाना पड़ता है। इस बात की चर्चा फिर पूरे कानपुर में फैल जाती है कि जो
व्यक्ति सालों साल से लोगों से वसूली कर रहा था। इसमें ना कोई मुसलमान या हिंदू, सभी धर्मों के लोग थे। आड़ती हो चाहे फल विक्रेता हो, कोई भी हो, सभी ने बड़ी राहत की सांस ली और सभी लोग एसएस लोर के दीवाने हो जाते हैं कि वाह, एसएस लोर साहब ने क्या काम किया है। अभी एसएस लोर साहब इसी बात की तारीफ़ें सुन रहे थे कि एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। कांड क्या था? एक कानपुर का बहुत ही मशहूर होटल, और उस मशहूर होटल में लूट हो जाती है। ये इस बात की तहरीर जब जूही थाने में पहुंचती है कि साहब हमारे लाखों रुपए के जेवरात, हमारे लाखों रुपए का सामान, हमारे लाखों रुपए एक लूट हो गई है इसकी, आप इसका पता कर दीजिए। तो एसएस लोर साहब कहते हैं कि आप इसकी तहरीर दे दीजिए। तो तहरीर देने में उन व्यक्ति को, यानी कि होटल के मालिक को 3 दिन का समय लग जाता है। ये सोचने में या कुछ भी, यह हो सकता है कि वो अपनी बदनामी के डर से कोई तहरीर देना नहीं चाह रहे थे, मगर इसी बात को लेकर कई बार थाने में बहस हो जाती है। वो होटल का मालिक और एसएस लोर कई बार आपस में जद्दोजहद शुरू हो जाती है। जब यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता, जब 3 दिन बीत जाते हैं, तो आखिरकार मजबूरी में उन्हें एक तहरीर लिख के देनी पड़ती है और जूही थाने में ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस मामले की जांच पड़ताल एसएस लोर यानी कि सुरेंद्र सिंह लोर जब करने लगते हैं तो पता चलता है कि कोई लूट नहीं हुई थी, बल्कि इसी घर में एक काम करने वाला उनका नौकर सारा सामान बांध के यहाँ से भाग जाता है। अब वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं रहने वाला है, ये पुलिस के लिए चिंता का विषय बन गया था। पर ये सच था कि उसने लाखों रुपए की ज्वेलरी और लाखों रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। बात दिन गुजरने लगते हैं और धीरे धीरे लोगों का प्रेशर, लोगों का दबाव बढ़ने लगता है कि इतनी बड़ी चोरी हुई है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। तो ये इस होटल मालिक की जो वाइफ है, पत्नी है, वो बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चे शहर में, आसपास के इलाके में ज़्यादातर थे। लेकिन कुछ दिन के बाद, यानी कि जब 8-10 दिन से ज़्यादा का समय बीत जाता है, तो आईजी साहब का फिर से फ़ोन आता है कि सुरेंद्र सिंह लोर, आपको जल्दी से जल्दी थाने आना है, ऑफिस में आना है। अगर आप ऑफिस में जल्दी से आइए, जिस भी हालत में जहाँ भी हैं, बस मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप ऑफिस आइए। आईजी साहब का आदेश था, इंस्पेक्टर को मानना पड़ा। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी के साथ दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं और पहुंच के जब जाकर देखते हैं अंदर का दृश्य, तो आईजी साहब बैठे हुए हैं। उनके सामने एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी महिला बैठी हुई है, और वो महिला कोई और नहीं थी, वही होटल मालिक की बीवी थी, पत्नी थी, और वही महिला जिसने क्या अभी कुछ दिन पहले तहरीर दी थी। तो इंस्पेक्टर साहब को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि ये ज़रूर कोई शिकायत करने के लिए आई है। अब आईजी साहब ने इनको इतना डांटना शुरू कर दिया, डपटना शुरू कर दिया कि लोर साहब, तुम्हें काम करना तो आता नहीं है, इसलिए काम करना तो करिए, नहीं तो मैं आपका ट्रांसफ़र यहाँ से करवा दूंगा। मुझे ये हर हाल में चोरी का खुलासा चाहिए, और जो भी इसका नौकर है वो कहाँ है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, हर हाल में वो व्यक्ति मुझे चाहिए तो चाहिए। जब आईजी साहब का दबाव था, जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर साहब को अपनी कार्यप्रणाली में थोड़ी तेज़ी लानी पड़ी और उन्होंने जाल बिछाना शुरू कर दिया। 2-4 दिन लगते हैं, आखिरकार वो नौकर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जब उससे पूछा जाता है, पड़ताल की जाती है, तो वाकई उसके पास लाखों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात मिल जाते हैं। और जब उसे सख्ती से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने चोरी क्यों की, तो इसी बात के जब इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इसने जो किया है, ये सही किया है या गलत किया है। वो खुद भी फैसला लेने पर समझ नहीं पा रहे थे, असमंजस की स्थिति में वो पहुँच जाते हैं। उसे पूछा जाता है कि बताइए आपने चोरी क्यों की, तो कहता है साहब मैं क्या करता, होटल मालिक की बीवी है, मुझे रात को रोज़ परेशान करती थी। होटल मालिक सो जाया करता था और वो मुझे डेली अपने बिस्तर पर बुला लिया करती थी। मैं रोज़ रोज़ की इस आवक से तंग आ चुका था, इसलिए मौका देखते ही मैं वहाँ से अपना सामान बांधा और यहाँ से निकल जाता हूँ। और इसी दिन मैंने यहाँ से जेवरात की भी चोरी की और यहीं से मैंने नकदी भी चोरी की। जो भी है साहब ये रहा। अब ये सोचकर पड़े परेशान कि आगे करें तो क्या करें। चोरी की है, जाहिर सी बात है चोरी की है तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम था, इसलिए उसको जेल भेजना ज़रूरी था। लेकिन जब उससे आगे पूछताछ करते हैं तो वो चौंकाने वाली बात करता है, और चौंकाने वाली बात कुछ और नहीं, वो कहता है साहब मेरा तो कसूर आपने देख लिया, लेकिन आईजी साहब जो उनके साथ आते हैं, जब मौका मिलता है तभी आकर उनके कमरे में आके सोते हैं, उनके साथ रातें बिताते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं कहेंगे आप। अब ये वाली बात जब इंस्पेक्टर साहब ने सुनी तो इंस्पेक्टर साहब के कान खड़े हो जाते हैं, अब करें तो क्या करें। उधर से फ़ोन आ जाता है इत्तेफाक से कि आईजी साहब कहते हैं कि तुमने उस मामले का खुलासा किया कि नहीं किया। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूँ इस खुलासे के, और आप बिल्कुल चिंता ना करें। बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे वो आदमी चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब इंस्पेक्टर साहब उस नौकर को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधे पहुंच जाते हैं आईजी साहब के दफ्तर, और आईजी साहब के दफ्तर में जाकर देखते हैं तो आईजी साहब का बेटा भी इत्तेफाक से उस दिन मौके पर मौजूद था। वो कहते हैं साहब मैं इस नौकर को ले आया हूँ, इसने ही लाखों रुपए के जेवरात की चोरी की थी, इसने ही पैसे चुराए थे। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो अपने बेटे को अपने इस कमरे से बाहर भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अपने बेटे से कहा बेटे तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, ये विभागीय कार्रवाई है, बातचीत करनी है और बस पता करना है। अब नौकर से ने जो भी अभी तक बताया था इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जो भी तुमने मुझे बताया था वो सारी बातें आप आईजी साहब को भी बता दो।
उसने बता दिया कि मैंने चोरी कैसे कैसे की है, उसने बता दिया कि मेरा उससे होटल मालिक की बीवी से अफेयर था, उसने ये भी बता दिया कि साहब मैंने भी आपको होटल मालिक की बीवी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, वो आपसे भी प्यार करती थी, मुझसे प्यार करती थी, मैं इसी बात से खफा था, इसलिए मैं यहाँ सब सारा सामान बांधा समेट कर भाग जाता हूँ। जब इतनी बात आईजी साहब सुनते हैं कहते चुप 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 चुप। अब ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, आगे वो जेल भेजा कि नहीं भेजा ये तो खैर भविष्य के या पर्दे के पीछे रह गया, लेकिन आईजी साहब ने जब अपनी गर्दन फंसती हुई देखी, अपनी बदनामी होते हुए देखी, तो फिर इंस्पेक्टर से बोले कि इंस्पेक्टर साहब ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब बोले साहब मैं क्या करूं, प्रेस वाले आजकल बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी छापने लगे हैं, प्रेस वाले तो आजकल पीछे पड़े रहते हैं साहब, ये पता चल जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इस बात को वो मुंह छुपाकर इंस्पेक्टर साहब हंसने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आईजी साहब कह रहे थे कि नहीं भाई बहुत बदनामी हो जाएगी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और उसको डांटते हुए नौकर से कहा कि रे अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। इस हिसाब से उस नौकर को तो भेज दिया जाता है, इंस्पेक्टर साहब भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस जोन में कई सारे ज़िले थे जैसे इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, तो इस तरह के जो आसपास के इलाके के ज़िले थे, मथुरा। तो जब भी मीटिंग लेने के लिए आईजी साहब किसी भी ज़िले में जाया करते थे तो हर ज़िले के अंदर हर बड़ी बड़ी मीटिंग के अंदर माइक पर खड़े होकर बड़े फ़ख्र के साथ कहते थे सुरेंद्र सिंह लोड जैसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, वो इतना बेहतरीन ईमानदारी से काम करता है, उसके काम करने के तरीके बहुत ही निराले हैं, आपको ऐसे लोड से कुछ सीखना चाहिए। हालांकि वो ईमानदार हैं नो डाउट, लेकिन उनकी तारीफ़ करने का जो एक मेन मकसद बन जाता है वो यही था कि वो कहीं ना कहीं इनकी पोल ना खोल दें। इसलिए किस्सा हालांकि जब डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुना तो वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई लोड साहब, इंस्पेक्टर साहब इस बात को किसी से मत बताना, नहीं तो आईजी साहब की बहुत बदनामी हो जाएगी। हालांकि आईजी साहब के चर्चे उन दोनों बहुत आम थे, हर व्यक्ति उनको पहचानता था कि वो किस प्रवृत्ति के, किस नेचर के व्यक्ति थे। अब तो खैर वो रिटायर हो चुके हैं, अपने घर पर मौजूद हैं कि नहीं है खैर मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये किस्सा वाकई बहुत मशहूर था। दोस्तों इस किस्से को सुनाने का, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय